धन्यवाद. आता सोलो सोलो नानासाहेब सोलो देणार नाही. नानासाहेब सोलो देणार नाही. अरे सबके साथ बात नहीं कर पाए, उतना वक्त भी नहीं था. एक ही एक ऐसे कोई सवाल सामने करता है तो वो एक लिंक लग जाती है, तो वैसे वैसे भी हम पहले कर लेते हैं, वो प्रॉब्लम है. तो आमने सामने करेंगे इंटरव्यू, जो है देखते हैं कितना होता है, कितना बोलते हैं. ओके. इससे पहले कि मैं आप लोगों के सवाल यहाँ पे लूं, मैं क्विकली आई वुड वांट टू टॉक टू द कास्ट हियर एंड हु डू आई स्टार्ट विद. सर, आपसे ही शुरुआत कर लेता हूं मैं. क्या वजह रही कि आपको लगा कि ये जो वैक्सीन की स्टोरीज है ये हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत है, हमें ये स्टोरीज लोगों के सामने लानी चाहिए. लोगों ने अलग अलग तरीके दिखाए कि कभी पलायन को लेके दिखाया, कभी मजदूरों को लेके दिखाया, कभी. बट आपके लिए क्या इंस्पिरेशन रही कि मुझे इस पे बनाना है? यार पहली बात तो इस फिल्म का कोविड से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, ये कोविड की वैक्सीन ज़रूर है, लेकिन ये बाकी जो आप फिल्मों की बात कर रहे हैं, इसका फिल्म में कोई कोविड से लेना देना नहीं है. इसमें कोई कोविड का बीमार भी नहीं है फिल्म के अंदर. मैंने ये देखा कि अभी ट्रेंड चेंज हुआ है, सब लोग हर जितने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो सुपर हीरो फिल्म्स बना रहे हैं. तो मैंने कहा चलो मैं भी एक सुपर हीरो फिल्म बनाता हूँ, तो मैंने एक जेन्युइन सुपर हीरो फिल्म बनाई. जस्ट बिकॉज इट हैपेंड ड्यूरिंग कोविड टाइम, वो नहीं, पर ये बहुत बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट है. प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इस तरह की कहानियां तब सुनाते हैं 40-50 साल बाद, जब फिर से बायोपिक का फीवर आएगा 50 साल बाद, तो लोग ऐसी फिल्में बनाएंगे. हम हर चीज़ बनाने में थोड़ा लेट होते हैं. तो मैंने कहा इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए. भारत की जो मॉडर्न आज की जो जनरेशन है उनके सामने जो अचीवमेंट्स हैं वो उनको तुरंत बताना चाहिए. एंड ऑल्सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिफोर इट डाइज डाउन टू टेल द वर्ल्ड. मैं बताता हूँ आपको मैंने ये फिल्म क्यों बनाई है. मैं आपको एक रीज़न सबको बताना चाहता हूँ. जो कैंसर की जो कैंसर का जो एक पहला डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, मैं अभी बताता हूँ. डॉक्टर सुब्बा राव वॉज हिज नेम. मैं कल ही, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट टू नो दिस. 1 सेकंड. वाई सुब्बा राव, ये नाम शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, राइट? लेकिन मैंने अभी कुछ ही दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि he made the first anti-cancer drug called methotrexate, और it was written by an American scientist. He said he deserved 3 Nobel prizes, not 1, 3 Nobel prizes. पर unfortunately problem क्या होता है कि जब चीज़ होती है तब उसको हम रिवॉर्ड नहीं करते हैं, वो चली जाती, खत्म हो जाती. जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो मुझसे एक साइंटिस्ट ने बोला, एक वीरोलॉजिस्ट ने, कि हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों में 26 जनवरी को उनकी झांकियाँ निकलती हैं. ऐसा कोई फैसेट नहीं है ह्यूमन लाइफ का जिसके ऊपर झांकियाँ नहीं निकली हैं. पर आज तक बायोसाइंस और वीरोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं उनके ऊपर आज तक एक झांकी नहीं निकली. वैक्सीन बनाने के बाद भी इस साल के 26 जनवरी में भी नहीं निकली. प्रॉब्लम ये है कि हम भी जब अपने बच्चों से कहते हैं साइंटिस्ट बनो, तो हम हमेशा रॉकेट साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं. पर हम लोग कभी इस तरह की साइंस की बात नहीं करते जो हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई है. हम हेल्थ के नाम पे सिर्फ डॉक्टर बनाना चाहते हैं. तो अगर हम अपने बायोसाइंस में, वीरोलॉजी, ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं जिससे हमारी ज़िंदगी सेफ है, अगर उसको लेके इंस्पायर नहीं करेंगे बच्चों को, तो हाउ विल वी बिकम अ ग्रेट फार्मा पावर इन द वर्ल्ड. जी, वन नेशन वन नेम को लेकर, कि इंडिया और भारत को लेकर, और आपके पोस्टर पे अभी इंडिया कैन डू इट लिखा भी है, तो इस पर आपकी क्या राय है? और अगर हिंदी सिनेमा की बात करें, चूंकि हम फिल्मों की बात कर रहे हैं, तो उस पर वन नेशन वन नेम का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्या देख रहे हैं आप? यार अभी इसको छोड़ ही दिया जाए, पिक्चर में ही जवाब है ना. यू वांट टू से समथिंग? हमारा पहले मैं कुछ बोलूंगा वो तुझे भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तू बोल रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा. मैं इसको पूछ रहा हूँ, तेरी समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है? एक नॉर्मली क्या होता है, हम जब बोलते हैं तो सामने वाले के पल्ले बढ़े. मैं बोल रहा हूँ पल्ले बढ़ रहा है, बस हो गया, जवाब मिल गया ना. It is still difficult to get finances on board. आप वो सब छोड़िए, ये देखिए, आप तो जर्नलिज्म, आप तो फिल्म जर्नलिज्म में ही हैं. आप कोई सा भी पेपर, न्यूज़ चैनल, कुछ भी उठा के देख लीजिए. जब भी बात पिछले 9 महीने से सब जानते हैं हमने ये फिल्म बनाई है, लेकिन
whenever they talk about the most awaited films या इस साल की रिलीजेस या अगले 3 महीने में जो फिल्में आने वाली हैं, आप देखिएगा उसमें वैक्सीन वॉर का नाम भी नहीं होता। आज सुबह ही अभी आने के पहले ये फ़ोन पे मुझे एक जाने माने बड़े यहाँ के वो हैं मीडिया जर्नलिस्ट या ट्रेड एनालिस्ट जो भी बोलूँ, यहाँ विद्यमान नहीं है अभी, उन्होंने सुबह मुझे ऐसे ही भेजा किसी का और उन्होंने लिखा कि द एक्सपेक्टेड फिल्म्स ऑफ दिस मंथ, इस महीने की सितंबर की, और उन्होंने लिखा नाउ द नेक्स्ट बिगेस्ट हिट इज गोइंग टू बी अनदर फिल्म विच इज कमिंग ऑन द 28, और हमारी फिल्म का नाम भी नहीं लिखा था रिलीज में, जैसे हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो जब हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली हमें कौन फाइनेंस करेगा? नहीं, आप समझी नहीं मैंने जो बोला। दैट्स व्हाई वी हैव टू, हमें रोज अपना कुआं खोदना पड़ता है और खुद अपना पानी निकालना पड़ता है उसमें से। So Russell, my character is called Dr. Priya Abraham. Dr. Priya was the director of National Institute of Virology during the COVID period. I think she joined a few months before COVID hit. So she was relatively new at NIV when Dr. Bhargav started, talking to her, and if I may say so, started, putting impossible deadlines in front of her. And she had to manage with, in record speed, because all these scientists like Dr. Pragya Yadav, Dr. Sri Lakshmi, they're all working at NIV. So Dr. Priya managed to, get the entire team to make this vaccine I won't get into scientific terminologies now because now I know them. Vivek often says the urban accent. Well, I'm glad Vivek didn't give me Rehma's character in this. No, for a change, I'm playing a very positive role in this film. I chose to play those two characters actually in Tashkent and Kashmir because when I read the script, I fell in love with Aisha Ali Shah of Tashkent Files simply because she's shown to be a cripple in the movie. So Tashkent was something that I had kind of begged for because Vivek at that point in time was considering casting Ratna Shah for that character. And I said, no, I'll dye my hair, I'll do whatever, I'll play this old woman and I'll make sure that I do justice to that role. And then I think from there, that's what prompted Vivek to probably cast me as Radhika Menon for Kashmir Files. Was it, Vivek? Because you had that role in your mind when you were. That was a good audition. Vivek, my question to you is, looking at Raima's character is in a film which is based on a true story. Is her character a work of fiction or are there inspirations over there as well? See, in this film, there is no fiction. That's why it's called a true story. If you know the rules and the guidelines of CBFC, you're not allowed to write a true story in any film. Maximum you can do is inspired by true life incidents. That's what you can do. Perhaps you will find this is the only film which has got a true story because this film is based on the book written by Dr. Balram Bhargav called Going Viral. So that is one part of the film. The second part is all the detailed 2 years of interviews and the research which we did, and every scientist's name is real in this film. As far as the journalist is concerned, in fact, you must have seen that couple of news and that toolkit shot. That is the real paper. I've just changed the foundation's name. That's all I have done, just to not to hurt or get into defamation kind of scenario. And the journalist is real. Every single thing, articles, tweets, anything you'll see in this film are absolutely real. Though we have blurred the names in India because Indian CBFC has certain guidelines. Character's name, I have tweaked this thing, but when you'll see the film, you'll know exactly who these are. Every single thing from first frame till the last frame. In Kashmir Files, we had created some fictional characters, though every event and incident was true. In this, every single
thing is true. In fact, a whole lot of dialogues in the film are also coming from the scientist's mouth. It's not that I have imagined them. अलग लेवल ले जाने की कोशिश है आपकी, और ये सारी जो फिल्में आप बना रहे हैं इनके पीछे विजन क्या है आपके? रियल स्टोरीज जो बना रहे हैं, लोग इंस्पायर हो रहे हैं, अभी वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात हो रही है, क्या कुछ विजन है आपके, आपका मोटिव डूइंग मेकिंग फिल्म्स लाइक दिस? नहीं, ये मुझसे सवाल कई लोग करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो वही कर रहा हूँ जिस तरह से फिल्में होनी चाहिए। मैं जब पैदा हुआ था तब से मैंने जवानी तक जितनी फिल्में देखी, तो मैं वो लेट 70s और 80s के दौर में था, तो बहुत अच्छी फिल्में बनती थी, सोशल इश्यूज़ पे बनती थी। और जो लोग नहीं जानते हैं, चूँकि नई जनरेशन के लोग को शायद नहीं पता हो, भारत पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें एक जॉनरा हुआ करता था जिसका नाम था मुस्लिम सोशल्स। यस, राजेश खन्ना की फिल्में, राजेंद्र कुमार की फिल्में, इतनी सारी फिल्में थी और उस जॉनरा का नाम था, उनके ऊपर लिखा होता था पोस्टर पे मुस्लिम सोशल। आज सब लोग बात करते हैं इंडिया के बारे में, पूरे वर्ल्ड में कोई फिल्म इंडस्ट्री ऐसी नहीं मिलेगी। बातें सब बड़ी बड़ी करना सबको आता है, लेकिन हमने एक्चुअली में किया है ये। वी आर द ओनली फिल्म इंडस्ट्री इन द एंटायर वर्ल्ड। हमारी जितनी फिल्में थी अगर आप देखिए, उन सब में सोशल इवल्स की होती थी, और हीरो जो था एक कॉमन मैन का बेटा होता था जो कि ऑपरेसर के अगेंस्ट लड़ाई लड़ता था और सामाजिक किसी इवल को सामने ला के उसको रखता था। धीरे धीरे चूंकि एनआरआई मार्केट बहुत डेवलप हो गया, इसलिए हमारी फिल्मों ने कोर्स चेंज किया और हम कॉमन मैन को ही फिल्म से हमने निकाल दिया। आई हैव डन नथिंग न्यू। मैं जो कर रहा हूँ वो नॉर्मल है। फिल्में ऐसे ही बननी चाहिए, ऐसी भी फिल्में बननी ही चाहिए, और कॉमन मैन होना चाहिए जिससे आप जुड़ सकें। वैक्सीन हमारे देश ने बनाई है, गर्व की बात है। अगर ये कोई और देश ऐसा कर लेता तो कम से कम 25 फिल्में बन गई होती हैं उसके ऊपर, ऑस्कर विनर। तो मैंने जो किया वो बड़ा नॉर्मल है। हम लोग क्रिकेटर्स और बॉलीवुड के स्टार्स के नाम पे भी सिर्फ बॉलीवुड के स्टार्स के अलावा उड़िया फिल्म के स्टार्स को तो कोई नहीं सेलिब्रेट करता ना, गुजराती सिनेमा, मराठी सिनेमा के लोगों को तो नहीं सेलिब्रेट करते। तो सिर्फ बॉलीवुड के स्टार्स, क्योंकि पैसा यहाँ है, हाइप यहाँ है, मीडिया यहाँ है। हम भूल ही गए हैं कि ये देश अगर आज इतना दुनिया इसको नई नजर से देख रही है तो वो कॉमन मैन के कारण है। तो ये कॉमन जो हमारी विक्ट्रीज हैं, जब तक हम उनको नहीं सेलिब्रेट करेंगे तब तक आम आदमी जो है, यंग जनरेशन जो है, हाउ विल दे फील कॉन्फिडेंट एंड प्राउड ऑफ द कंट्री? दैट्स ऑल आई एम डूइंग। Dr. Bhargav, this is Rajiv Vijayakar here. I just wanted to help you or inspire you or pressurize you in any way. I think there was no pressure really, and Yeah, what I mean in a positive sense. But the atmosphere and the milieu was very positive as far as the support from the leadership, from the government, which was phenomenally there, as well as we were able to do unimaginable things, right from testing kits to PPE kits to gowns to oxygen to masks, and one realized that if you think of it, it can be done, and we were able to achieve it because it was an all of government approach for a lot of things. Everyone was working together, and that really was a team, and as you know that together everyone achieves more. That is the full form of a team. So that's what we were able to do. So vaccine, generally it is said that vaccine takes a certain X number of months or years to be developed. So, but you did it so quickly. So, can you tell us what is the reason and how that was achieved? So the demand was there, and work was being done on a war footing. Initially there was a restriction and lockdown, so we were working day and night during lockdown. All the experiments, whether it be on rats or hamsters or mice or on monkeys, they were all being fast tracked and done very fast. And then when we were successful with the monkeys, we were able to go to the human phase 1, phase 2 and phase 3 trials. Hello. Actually, अभी अमेरिका में ना lot of people, lot of scientists from CDC and other organizations, Baylor and all, one of the top institutes in the world, they came to see films और उनके interviews भी हमारे पास. Everybody says it is impossible how you did it, how India did it. Nobody believes it. Even the top scientists can't believe how we work. But that's the advantage of being an Indian कि हम लोग जब crisis होती है तो we go out of our way to achieve things. भी ऐसी है कि वो एक बार सीन में अगर चले जाते तो कई बार वो जो होता है वो इम्प्रोवाइज इतना अच्छा करते थे कि फिर वो स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं थे, वो जो उनके दिल में आता है
वो ये बोलते हैं। तो ऐसा कुछ सीन आपने को देखा था शूट के दौरान? ना सर आप शायद नहीं बोल पाएंगे, लेकिन विवेक जी इसका जवाब अच्छे से दे पाएंगे। पहले जवाब वो दे, फिर मैं उसके ऊपर मेरा। ठीक है सर, बता दे कुछ। नाना नाना मतलब he's a born writer. He has this knack. आप कुछ भी करो उसमें he can add one small कुछ, he doesn't do much. ऐसा नहीं है कि सीन चेंज कर दिया, डायलॉग, he never, not even once, एक लाइन, एक वर्ड, एक फुल स्टॉप, एक कॉमा, कहीं फिल्म में कुछ नहीं चेंज, बट ही विल जस्ट कम एंड ऐड वन थिंग, वो पूरा सीन जो है चेंज हो जाता है, नॉट ओनली फॉर हिम बट एवरीबडी हु इज इन दैट सीन. सो दैट वे नाना के बहुत सारे छोटे छोटे इनपुट्स हैं जो एक्चुअली कुछ एक चीज़ें मुझे भी नहीं समझ में आई थी, और वो हमने तो उनको बहुत सीरियस समझ के एडिट किया है. दीज आर सीरियस मूवमेंट्स, पर उसमें कहीं हल्का सा एक ह्यूमर था जो अभी हमने स्क्रीनिंग्स की, बिकॉज आई रियलाइज की इन ऑल द 12 स्क्रीनिंग्स एग्जैक्टली एट द सेम पॉइंट एवरीबडी लाफ्स. इनफैक्ट बहुत सारे तो अमेरिकन यंग लड़के लड़कियों ने भी वो पॉइंट आउट किया मेरे को, एंड दे ऑल्सो फाउंड इट वेरी फनी. सो ही एड्स थिंग्स विच बिकम वेरी sometimes humorous, sometimes intense, but Nana is an asset. और मैं अब नाना पे बात चली तो एक और बात बताता हूँ. जब ये बात चल रही थी कि किसको इसमें कास्ट करें, ये बहुत डिफिकल्ट था इसके लिए कास्ट करना, क्योंकि इसमें दो चीज़ें चाहिए. एक तो पावर ऑफ पर्सनैलिटी भी चाहिए था कि somebody who is leading a team, जब सारी दुनिया कह रही है इंडिया can't do it, और अपने ही देश के बहुत सारे लोग एक कैंपेन चला रहे हैं वॉर की तरह से, लाइक एनिमीज दैट इंडिया मस्ट नॉट डू इट. इंडिया किसी तरह, कई लोग थे बड़े पावरफुल लोग जो चाहते थे कि इंडिया बस फेल हो जाए, इसमें इंडिया वैक्सीन ना बने हमारी, फिर देखेंगे मजा आएगा, कुछ लोग मरेंगे तो उसके बाद हम कहेंगे देखो सब लोग फेल हो गए इस देश में. एक आप फिल्म देखेंगे आपको समझ में आएगा. और दूसरी तरफ एक बंच ऑफ पीपल थे जो कह रहे थे इंडिया कैन डू इट एंड वी मस्ट डू इट. तो वो लीड करना, इतने बड़े विलन्स के सामने उसको लीड करना, उसके लिए एक पर्सनैलिटी भी चाहिए थी, सिनेमैटिक पर्सनैलिटी, एंड नाना फिट्स टू द टी इन दैट. दूसरा जो एक चैलेंज ये था कि क्रेडिबिलिटी, और क्रेडिबिलिटी वो परफॉर्मेंस की, जब वो आदमी बोले तो लोगों को यकीन आए कि अगर ये आदमी बोल रहा है ये सच है तो वो सच ही है. और वो तभी आ सकती है जब लोगों, व्यूअर्स के दिमाग में वो कंसिस्टेंट परसेप्शन रहा. तो मैंने एक छोटा सा रिसर्च भी हमने किया और हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स और स्टार्स हैं जिनकी पूरे बॉडी ऑफ वर्क में, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स, 2-4 फिल्में तो कम से कम कहीं गड़बड़ हो गई, कुछ हो गया, कहीं परफॉर्मेंस थोड़ा मीडियोकर हो गया. पर आई फाउंड देयर इज ओनली वन एक्टर, एंड यू मस्ट एडमिट इट, ये मैं बता रहा हूँ आपको, शायद आप भी नहीं जानते हो, देयर इज, अगर आप रिसर्च करें यू विल फाइंड देयर इज ओनली वन एक्टर इन मॉडर्न सिनेमा जिसका एक भी परफॉर्मेंस कम नहीं है. In every role whichever he has done, he has been consistently superb and wonderful, and that was Nana. And these are the two reasons why I said, कुछ भी हो, I am willing to do anything, but Nana must do this role. मैंने आपको भी नहीं बताया. हाँ, मैंने पूछा अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, पहला सवाल तुझे पूछा था मैंने. अगर मैं ना करूँ तो कहते हैं ना कर ही नहीं सकते, बाकी काम मैं संभाल लूँगा. मैंने कहा मैं अंग्रेजी में जिस तरह से तू चाहता है, जो एक फ्लुएंसी चाहिए, वोकेबलरी चाहिए, वो तो है नहीं हमारे पास, हम तो वो रट के बोलेंगे. नहीं, वो मुझ पे सुन. उसकी जो एक लाइन है ना, उसने मुझे वो करने पे मजबूर किया, वो मुझ पे छोड़ो. और मैं सच कहता हूँ, मैंने सब कुछ उस पर छोड़ा. ना तो मुझे मालूम है मैं किसका मैं चीफ हूँ, मैं कुछ नहीं. मैंने, तूने जितनी पढ़ाई की ना उतनी मैंने नहीं किया. अभी घर का ज़्यादा टीचर था तो तू तो ज़्यादा करेगी, लेकिन हमने कुछ नहीं किया. हमने जितना उसने बताया उतना किया. अब बीच में थोड़ा सा होता है कि एक अपना ढाल लो तुम रोल अपने आप में, तो वो सही तरह से ढाल दो तो उसकी ज़ुबान निकल आती है. वो बोलेगा क्या, वो किस तरह से बोलेगा, वो अपने आप निकल आता है. तो ऐसे 1-2 लाइन कभी निकल गई. अब एडिटर तो वही था, तो मतलब चाहे तो रख सकता था, चाहे तो निकाल दे. मुझे मालूम नहीं कितनी निकाली कितनी रखी है. देखते वक्त मुझे याद नहीं रहा. मैंने देखी है फिल्म, वो इतनी सही तरीके से एडिट की है तो पता नहीं चलता क्या देखा क्या नहीं देखा. लेकिन देखने के बाद मैं कुछ बोल नहीं सका उसको, कुछ नहीं. मैं चुपचाप नीचे आके कॉफ़ी पी रहा था.
बहुत सालों के बाद एक ऐसा कोई परफॉर्मेंस देखने को मिलता है सबका कंबाइंड। मैं ये ऐसे नहीं, सबका मिला के कुल मिला के एक जो इम्पैक्ट है, अब जब देख लेंगे तो पता चलता है। कुछ ही फिल्में हमारे जहन में रह जाती है कि नहीं यार मैं इस फिल्म का हिस्सा था, बड़ी खुशी मिली। ये एक जो थी ना, एक तो पहले साहब वो कहीं गलत कुछ हो गया होगा तो मुझे माफ़ करना, मुझे मालूम नहीं है मैं कहीं कितनी हद तक सही हूँ, लेकिन वो करते वक्त बड़ा मज़ा आया। ना तो वो कोई डोमिनेटिंग पर्सन है, ना तो बहुत ही मतलब अनप्रेडिक्टेबल है, जो दैट इज़ द ओनली क्वालिटी विच मैचेस टू नाना पाटेकर। बाकी की तो कोई है नहीं, अनप्रेडिक्टेबल जो है, और वो अच्छे के लिए अनप्रेडिक्टेबल है। और पूरे फिल्म में वो उसका मतलब मैं बड़ा खुश हूँ। वो कभी ऐसे होता है ना कि थकान भी आ गई तो नहीं चलो यार कर लेते हैं, तो ऐसे इस फिल्म में हुआ। 12 घंटे के बाद भी वो खुशी इतनी रहती थी कि वो थकान कम महसूस होती थी। बट क्रेडिट गोज टू यू, अगर कहीं सच्ची अच्छा है वो तेरी वजह से है, और बुरा है वो भी मेरी वजह से। We'll take 2 more questions. देखिए मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ, बाकी कैरेक्टर्स में कभी कभी कहीं थोड़ी सी लिबर्टी हो जाती है कि भाई उसने ऐसे नहीं, काले नहीं सफ़ेद रंग के जूते पहने होंगे, या वो सुबह जल्दी उठने वालों में से थोड़ी कहीं हम लोग चेंज करते हैं। पर मुझे कोई ये कभी मुझसे शिकायत नहीं कर सकता कि मैं अपनी फिल्मों में कभी विलन के साथ अनट्रूथफुल रहता हूँ। तो जो विलन है उससे ज़्यादा ऑनेस्ट और कोई कैरेक्टर नहीं है, और आप देखिए आपको समझ में आएगा। एंड इन माई फिल्म्स विलन्स आर नॉट लाइक विलन्स, दे आर लाइक अस। बट और यही प्रॉब्लम है कि जो इनसाइडर एनिमीज़ होते हैं उनको पहचानना मुश्किल होता है, और उन्हीं के कारण भारत की सबसे बड़ी समस्या भी है।